एक सॉर्सरर जिसने 4 इन्फिनिटी स्टोन वाले थैनोस से भिड़ते हुए टाइम स्टोन यूज नहीं किया। एक सॉर्सरर जिसके ऊपर पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है और उसने खुद को धूल बनाकर भी सबको बचा लिया। एक सॉर्सरर जिसने एक झलक मारी डार्क होल्ड पर और डार्क होल्ड की एक कॉपी उसके दिमाग में बन गई। डॉक्टर स्ट्रेंज हमारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है और आज जो इवेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बाद आप समझ जाओगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी खुद की सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। कॉमिक्स में ये कैरेक्टर उन गिने चुने बींग्स में से एक है जो एटर्निटी और लिविंग ट्राइब्यूनल जैसे कॉस्मिक बींग्स से ऐसे मिलता रहता है जैसे वो उसके बुआ के लड़के हों। कॉमिक्स में तो कई बार ऐसे मोमेंट्स आए हैं जहां स्ट्रेंज टू मच पावरफुल था इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के लिए। यहाँ तक कि हमने व्हाट इफ में भी देखा है कि अगर स्ट्रेंज अड़ जाए कुछ करने के लिए तो पूरी कायनात को आकर उसको रोकना पड़ता है। तो आज मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स के थ्रू बताने वाला हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज कितने पावरफुल कैरेक्टर हैं, क्योंकि बात जब मिस्टिक आर्ट्स की आती है तो ही अलोन इज द ऑनर्ड वन। तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला डिस्क्रिप्शन हम लेंगे स्ट्रेंज टेल्स के इशू 138 से, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक दुविधा होती है कि अगर डोरमामू इन फ्यूचर कुछ प्लान करता है तो वो उसे कैसे रोकेगा। और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए स्ट्रेंज एटर्निटी के रियल में जाता है। एटर्निटी स्ट्रेंज से कहता है कि उसके पास बस वही लोग आते हैं जिन्हें असीम शक्ति की तलाश हो, जिसपे स्ट्रेंज कहता है कि उसे भी पावर्स चाहिए, एटलीस्ट इतनी पावर कि वो आराम से डोरमामू का सामना करके उसे हरा दे। जिसपे एटर्निटी थोड़ी देर तक स्ट्रेंज को एनालाइज करता है, फिर बताता है कि स्ट्रेंज को और पावर्स की जरूरत है ही नहीं, वो खुद में इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो जिस भी दुश्मन को हराना चाहे वो हरा सकता है। पर एटर्निटी आगे बताता है कि इस असीम ताकत के साथ साथ उसके पास ऐसा कुछ है जो उसे और भी फॉर्मिडेबल बनाता है, और वो है उसका नॉलेज और उसका नजरिया। पर अब यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि ये बातें खुद एटर्निटी ने कही है, वो एटर्निटी जो पूरे एग्जिस्टेंस का एम्बॉडीमेंट है, जिसके पास पहले भी मॉर्टल और इमॉर्टल बीइंग्स आ चुके थे पावर्स के लिए, पर उसने स्ट्रेंज को जज किया कि उसे और कोई पावर अप की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंज अपने बेस पावर्स पर ही वो काबिलियत होल्ड करता है जो उसे अपने किसी भी एडवर्सरी से बेहतर बनाती है। और इसका जवाब इसी एटर्निटी वॉर स्टोरी में दिख जाता है, जहाँ स्ट्रेंज टेल्स के इशू 146 में डोरमामू खुद एटर्निटी से लड़ने चला आता है, और जब स्ट्रेंज वहां पहुंचता है तब डोरमामू और एटर्निटी की लड़ाई शुरू हो जाती है। उन दोनों की लड़ाई कुछ ऐसी थी जहां पूरा एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस एक दूसरे एंटायर क्रिएशन से टकरा रहा था। वो फाइट एक अलग कॉस्मिक लेवल पर थी जहां पूरी एग्जिस्टेंस टूट कर बिखरने की कगार पर आ गई थी, और उस फाइट को, उस लेवल ऑफ कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन को स्ट्रेंज वहीं पर खड़े होकर देख रहा था। और अगर ये आपको इंप्रेसिव नहीं लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पर स्ट्रेंज अपने वीकर फॉर्म में था, यानी स्ट्रेंज एक वीकेंड स्टेज पर ही इतना पावर होल्ड करता है कि उसके मैजिक स्पेल उसे यूनिवर्स कोलिजन जैसी फाइट में भी जिंदा रख सके। तो इस कहानी से आपको पता चल रहा है कि स्ट्रेंज की पावर को खुद एटर्निटी ने रिकॉग्नाइज किया था, पर स्ट्रेंज की पावर्स कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है और उसके बारे में बात करते हैं। तो ये वाली कहानी है सॉर्सरर सुप्रीम इशू 48 से। तो हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी कई बार कुछ नाम सुने हैं, जैसे बुक ऑफ विशांति, वांड ऑफ वटूम, क्रिम्सन बैंड ऑफ साइटोरैग और आई ऑफ एगामोटो। ये सारे सुपर पावरफुल मिस्टिकल रेलिक्स के नाम हैं जिन्हें बनाने वाले बहुत पावरफुल माने जाते थे। तो सॉर्सरर सुप्रीम इशू 48 में खुद विशांति स्ट्रेंज को अपने पास समन करते हैं, जहाँ पे वो स्ट्रेंज को बताते हैं कि जल्द ही वॉर ऑफ द सेवन स्फीयर होने वाला है और साइक्लोपियंस नाम के लोग स्ट्रेंज को उसमें पार्टिसिपेट करने से रोकना चाहते हैं। स्ट्रेंज ये समझ नहीं पाता, पर फिर विशांति आगे बताते हैं कि ये एक सिक्लिकल प्रोसेस है जहां कई सारे ओमनीपोटेंट एंटिटीज लड़ते हैं, और इस बार इसके लिए विशांति को चुना गया है और उनके अगेंस्ट है ट्रिनिटी ऑफ एशेस। और इस जंग में, जो कि इंटायर रेंज ऑफ पावर्स और प्रिंसिपलिटीज के बियॉन्ड जा सकती है, उससे लड़ने के लिए विशांति ने स्ट्रेंज को चुना है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि विशांति को पता होता है कि ये वॉर 5000 सालों तक चलने वाली है, पर विशांति को भरोसा होता है कि स्ट्रेंज 5000 सालों तक लड़ता रह सकता है। पर स्ट्रेंज विशांति का ऑफर ठुकरा देता है, जिससे विशांति उस पर भड़क जाते हैं, पर स्ट्रेंज वहां से एक सिंगुलैरिटी क्रिएट करके भाग जाता है। अब इशू 49 में हम देखते हैं कि स्ट्रेंज फिर एक ऐसे यूनिवर्स में निकलता है जहां जादू का प्रेजेंस ना के बराबर होता है, पर स्ट्रेंज वहां पर भी स्पेल्स कास्ट कर दिखाता है। पर अब स्ट्रेंज रियलाइज करता है कि उसे कैप्चर करने के लिए बड़े बड़े मिस्टिकल एंटिटीज वहां आने लग गए हैं, जैसे वटूम, इकॉन, साइटोरैक। और स्ट्रेंज एक के बाद एक इन मिस्टिकल एंटिटीज से लड़ना शुरू करता है, वो भी बैक टू बैक।
और एंड में वहाँ विशांति भी आ जाते हैं और फिर विशांति और बाकी कॉस्मिक मिस्टिक एंटिटीज के बीच बहस शुरू हो जाती है कि कौन स्ट्रेंज को अपने पास रखेगा, जिसपे स्ट्रेंज सबके ऑफर्स ठुकरा देता है और अपनी आजादी मांगता है, जिस वजह से विशांति स्ट्रेंज के सारी पावर्स छीन लेते हैं, क्योंकि विशांति के हिसाब से किसी भी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल जो किसी भी कॉस्मिक मिस्टिक एंटिटी के अंडर नहीं है उसे इस भयंकर लेवल पर पावर होल्ड करने का हक नहीं है। तो आपने देखा कि स्ट्रेंज कितना पावरफुल है कि विशांति जैसे 9 ओमनिपोटेंट मिस्टिक एंटिटीज भी जानते हैं कि किसी भी वॉर में स्ट्रेंज जिस साइड होगा उसी की जीत होगी। वहीं एक वॉर में अगर खुद ओमनिपोटेंट बीइंग्स तुम्हें चुन रहे हैं तो आप में कुछ तो बात होगी। तो इन दो धमाकेदार स्टोरीज को सुनने के बाद आपको लग सकता है कि भाई ये तो बस कॉमिक्स की कहानियां हैं, एमसीयू का स्ट्रेंज थोड़ी ना इतना ओवरपावर्ड होगा। तो मेरे दोस्त मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक बार और सोच के देख लो, क्या ऐसा है? अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। तो हम जानते हैं कि फिलहाल लोकी ने मल्टीवर्स की बागडोर संभाल रखी है, पर ऐसा करने वाला लोकी पहला बीइंग नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज का एक सिंपल स्पेल कितना पावरफुल है ये डॉक्टर स्ट्रेंज खुद नहीं जानते। तो जब पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आया सबके दिमाग से उसकी आइडेंटिटी भुलाने के लिए, तो स्ट्रेंज ने र्यून्स ऑफ कॉफकॉल को कास्ट करना शुरू किया, पर जब पीटर पार्कर ने स्पेल को अल्टर करने को कहा तो उसकी कंटिन्यूअस रिक्वेस्ट की वजह से स्पेल ओवरलोड हो गया और मल्टीवर्स में आ गई दरारें, जिसको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेंज ने इस पूरे केओस को स्टोर कर दिया माकिना डी कैडावस में, जिसकी वजह से नो वे होम के इवेंट्स हुए और अंत में जब मल्टीवर्स के क्रैक्स खुलना शुरू हुए तो स्ट्रेंज ने अपने मैजिक से क्रैक्स को बंद करना तो शुरू किया, पर बहुत देर हो चुकी थी। मल्टीवर्स से इनफाइनाइट बीइंग्स एमसीयू में आना शुरू हो चुके थे। स्ट्रेंज उस मोमेंट में कई यूनिवर्सेस को थामे हुए तो थे ही, साथ ही वो अपनी पावर से मल्टीवर्सल ब्रीच भी सील कर रहे थे, यानी कि वो स्पेस टाइम फैब्रिक जो कि पूरे मल्टीवर्सल प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस तक जाती है उसे रिकंस्ट्रक्ट भी कर रहे थे। और ये सब स्ट्रेंज एक साथ कर रहे थे, यानी यूनिवर्सेस को होल्ड करना और फिर मल्टीवर्सल बैरियर्स को रिक्रिएट करना। आप इमेजिन कर सकते हो कि ये बहुत बड़ा पावर फीट है। तो स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें दिखाया था कि स्ट्रेंज की पावर्स एमसीयू में भी यूनिवर्सल लेवल्स को क्रॉस कर ही चुकी है, और फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने हमें एहसास दिलाया कि डॉक्टर स्ट्रेंज बस टू मच पावरफुल था एमसीयू की स्टोरीज के लिए, और इसी वजह से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसकी पावर्स को इतना ज्यादा नर्फ कर दिया गया ताकि वो स्टोरी आगे बढ़ सके। वरना एक मूवी पहले जो इंसान बस अपनी हैंड जेस्चर से स्पेस टाइम को रिस्टोर कर रहा था वो भी मल्टीवर्सल लेवल पर, वो इतने आराम से हारता हुआ तो नहीं दिखता, और ये तो मल्टीवर्सल लेवल था। आप स्ट्रेंज के पिछले पावर अप तो नहीं भूल रहे हो ना? याद करो टाइम स्टोन अपने आप में बहुत पावरफुल आइटम था, पर स्ट्रेंज ने इस पावरफुल आइटम से अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बनाया। टाइम स्टोन को यूज करते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज ने 1000 से भी ज्यादा बार डोरमामू से टक्कर ली। ये वो इवेंट था जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को सॉर्सरर सुप्रीम बनाया गया। इस बात को पहली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के राइटर ने भी कंफर्म किया है कि उस मूवी में टाइम लूप इतने समय तक एग्जिस्ट करता रहा जितने में डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। इन सब के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन की मदद से 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज देख डाली। ये चीज एंशिएंट वन ने भी की थी, जहां उन्होंने टाइम स्टोन से अपना अंत देख रखा था, और यही चीज स्ट्रेंज को अकेला बीइंग बनाती है पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, जिसको बहुत हद तक फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता है। प्लस आपको पता है डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर्स में सबसे पावरफुल कैसे है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेंज की मेमोरी। स्ट्रेंज की फोटोग्राफिक मेमोरी स्ट्रेंज को हेल्प करती है ऑलमोस्ट सारी सॉर्सरर्स की बुक्स को याद रखने में। जहां स्ट्रेंज ने बस एक झलक देखी थी बुक ऑफ विशांति की और वो समझ गया था कि उसे वांडा को कैसे हराना है। डार्क होल्ड की कोई कॉपी अब मल्टीवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती, पर वो स्ट्रेंज के दिमाग में एग्जिस्ट करती है, जो कि स्ट्रेंज को बहुत पावरफुल बना चुकी है। इतना पावरफुल कि इस नॉलेज के साथ वो मल्टीवर्सल बीइंग्स ब्लैक प्रीस्ट का लीडर बन जाएगा आने वाली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में। तो इतने पावरफुल है डॉक्टर स्ट्रेंज। अभी हमें फेज 6 में डॉक्टर स्ट्रेंज एक अलग ही लेवल पर दिखने वाला है, एक ऐसा लेवल जहां आप लोकी, डूम और स्ट्रेंज में कोई फर्क ही नहीं बता पाओगे। वैसे मल्टीवर्स सागा में भी स्ट्रेंज उन कैरेक्टर्स में से एक साबित होगा जो कि मल्टीवर्स को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। पर आप मुझे बताओ कि आपका स्ट्रेंज के बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि डार्क होल्ड के कांटेक्ट में आने के बाद स्ट्रेंज का असली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस शुरू हुआ है? आइए कमेंट्स में इसके बारे में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।